नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। यूक्रेन युद्ध के 44 दिन के बाद आज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आई। युद्ध को 3 लोग रोक सकते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी 2 बेटियां मारिया और कटरीना तिखोनोवा। अमेरिका ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा, कसाई तक कहा। यह समझ में आता है, लेकिन अमेरिका पुतिन की बेटियों के पीछे क्यों पड़ा है, यह लोगों को नहीं पता है। दरअसल रूस में 3 लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, पुतिन और उनकी दोनों बेटियां। चाहे अमेरिकी मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया या फिर यूक्रेन की मीडिया, सब एक बात कहती है, युद्ध का फैसला रूस के जनरल तो करेंगे, लेकिन इस पर मुहर क्रेमलिन पर लगेगी, जिसमें पुतिन की दोनों बेटियों का अहम रोल होगा। आज हम पुतिन की लाइफ की वो सीक्रेट फाइल खोल रहे हैं जिसमें रोमांच है, सस्पेंस है, एक्शन है। आगे युद्ध में क्या होने वाला है वो भी है। पुतिन की जिंदगी के 2 किरदार ऐसे हैं जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, क्योंकि लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। मस्त मौला, बिंदास, रूस का ट्रेडिशनल डांस हो या यूरोप का कपल डांस, रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक परफेक्ट डांसर है, ठीक जैसे उनकी बेटी कटरीना तिखोनोवा है, जो जबरदस्त रॉक एंड रोल डांसर है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, व्लादिमीर पुतिन। दुनिया पुतिन को 3 रूप में देखती है, जिद्दी, ताकतवर लीडर, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। लेकिन इसके आगे पुतिन की एक और दुनिया है। पुतिन की भी एक निजी जिंदगी है। पुतिन पिता हैं, पति हैं, प्रेमी हैं और दादाजी भी। पुतिन के गुस्से के बारे में सब जानते हैं, मगर उनकी सीक्रेट लाइफ एक ऐसी किताब है जिसका लगभग हर एक पन्ना छिपाया गया है, क्योंकि पुतिन ने इसकी परमिशन किसी को कभी नहीं दी। कैमरे पर जो पुतिन दिखाते हैं, उसके बाहर उनकी एक अलग फैमिली मैन वाली जिंदगी है। पुतिन की 2 बेटियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बड़ी बेटी डॉक्टर मारिया वोरोंत्सोवा, छोटी बेटी कटरीना तिखोनोवा। पुतिन ने अपनी बेटियों को पॉलिटिकल लाइफ से एकदम दूर रखा है। पुतिन की दोनों बेटियां जर्मनी में पैदा हुई हैं। 1984 से 1990 तक पुतिन जर्मनी में यूएसएसआर के लिए काम कर रहे थे। जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो पुतिन को वापस रूस आना पड़ा, तो वो अपने साथ अपने परिवार को नहीं ले गए, क्योंकि उस वक्त तक रूस में जबरदस्त उथल पुथल मची थी। यही वजह है पुतिन की दोनों बेटियों ने अपने पिता का सरनेम तक हटा दिया था। पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कटरीना अपने पिता की तरह पावरफुल है। पुतिन अपने परिवार के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन एक बार उन्होंने इंटरव्यू में अपनी बेटियों का जिक्र किया था। मेरा कार्यक्रम बहुत बिजी रहता है, मैं अपनी बेटियों से मुश्किल से मिल पाता हूँ। महीने में एक तिखोनोवा की, जो पुतिन की सबसे लाडली है। कटरीना ने जो चाहा पुतिन ने वो किया। मारिया जहां अपने काम में बिजी रहती हैं, वहीं कटरीना बिंदास है, उनको डांस करना बेहद पसंद है। बचपन से ही कटरीना और मारिया साथ साथ रही, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। कटरीना तिखोनोवा भी क्रेमलिन में काम करती है। तिखोनोवा पुतिन के चुनाव का काम देखती है। 2018 के चुनाव में उन्होंने पुतिन के कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक उनके पास करीब 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। रूस गैस कंपनी में उनके 38% शेयर हैं। पुतिन ने अपनी छोटी बेटी के बारे में एक प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने साउथ एशिया पर रिसर्च की है। यूक्रेन रूस जंग के बीच सोशल मीडिया में ये फोटो जबरदस्त वायरल है। इस फोटो में दिख रही लड़की को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। कोई इसको शैतान की बेटी कहता है, तो कोई यूक्रेन जंग का गुस्सा इस पर निकालता है, जिसको पुतिन की तीसरी बेटी कहा जाता है। हालांकि पुतिन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दावा करने वाले कहते हैं कि लुइजा स्वेतलाना करियोनोइक पुतिन की बेटी हैं।
स्वेतलाना कभी पुतिन के आलीशान बंगले में रख रखाव का काम करती थी। जिन्होंने पुतिन की लाइफ को बड़े करीब से देखा है, पुतिन की 3 नहीं बल्कि 5 बेटियां हो सकती हैं। चौथे और 5वें नंबर की बेटियां उनकी गर्लफ्रेंड अलीना से हो सकती हैं, जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं। आपको अलीना के बारे में बताएंगे, पुतिन की पूरी लव स्टोरी भी सुनाएंगे। उससे पहले पुतिन की शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानिए। ये है पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला की कहानी, जो शुरू हुई उस वक्त जब पुतिन केजीबी के एजेंट थे और जर्मनी में जासूसी कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात ल्यूडमिला से हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ और शादी हुई। ऐसा कहा जाता है भारत दौरे में पुतिन ल्यूडमिला को खास तौर पर ताजमहल दिखाने लाए थे, क्योंकि ऐसा ही प्यार दोनों के बीच में था। वक्त बदलता चला गया, पुतिन लीडर से रूस के राष्ट्रपति बने। अब दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स हैं। 30 साल तक पुतिन के हर कदम पर ल्यूडमिला ने उनका साथ दिया, लेकिन अचानक फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रूस में किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, ये सच है। मेरा सारा काम योजनाएं सार्वजनिक होती हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे अलग होने का फैसला दोनों की सहमति से है। पुतिन और ल्यूडमिला अलग हुए तो कोई हंगामा नहीं हुआ। पुतिन की शादी 1984 में हुई थी और 2014 में दोनों अलग हो गए। जिस वक्त पुतिन का तलाक हुआ, उनकी बेटियां 28-29 साल की थी। दोनों समझदार थी। उन्होंने अपने माता पिता के फैसले का सम्मान किया। मगर इसके बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया, जब पुतिन और अलीना काबेवा का नाम सार्वजनिक लिया जाने लगा। अलीना काबेवा रूस की सुपर एथलीट, जिन्होंने जिम्नास्टिक में रूस के लिए कई मेडल जीते। अलीना काबेवा जितनी जबरदस्त एथलीट है, उतनी खूबसूरत भी और बेबाक भी। पुतिन और अलीना की दोस्ती 2001 में शुरू हो गई थी। पुतिन के कहने पर ही अलीना ने राजनीति में आने का फैसला किया। पुतिन अक्सर अलीना के साथ देखे जाने लगे। गंभीर स्वभाव के पुतिन जब अलीना के साथ नजर आते तो उनके चेहरे पर मुस्कान ही होती। राजनीति में आने के बाद अलीना का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ने लगा। रूस के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप की वो डायरेक्टर बन गई। उनकी सैलरी पर भी सवाल दबी आवाज में उठे, लेकिन हर कोई जानता था अलीना से दुश्मनी मोलना मतलब पुतिन को दुश्मन बनाना। अलीना अब कैमरे के सामने नहीं आती हैं, ना ही उनके बारे में रूस में कोई चर्चा करता है। लेकिन पहले वो अक्सर एक रिंग पहन कर आती थी, जिसे वो दुनिया को दिखाती थी कि पुतिन के साथ उनकी सगाई हो गई है। एक बार जब पुतिन से पूछा गया कि क्या वो प्यार में है, तो उनका जवाब और चेहरे का भाव देखिए। मेरा एक यूरोपियन दोस्त है, उसने हाल ही में मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में प्यार है? मैंने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा, क्या तुमको कभी किसी से प्यार हुआ? मैंने कहा, बिल्कुल। उसने फिर पूछा, क्या सामने वाली ने भी तुमसे प्यार किया? मैंने कहा, उसको लगता है मैं बहुत खतरनाक हूँ। फिर वो बोला, थैंक गॉड। साल 2015 में पुतिन अचानक 10 दिन के लिए गायब हो गए थे। ना टीवी पर संबोधित किया, ना किसी से मीटिंग में शामिल हुए, ना किसी को इसकी वजह बताई। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पुतिन अपने सीक्रेट दौरे में स्विट्जरलैंड गए थे, जहां पर उनकी गर्लफ्रेंड अलीना रहती हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पुतिन जुड़वा बेटियों के पिता बने थे। पुतिन हमेशा से बेबाक हैं, कुछ भी कहने से नहीं हिचकिचाते, चाहे बात आतंकवाद पर हो या अमेरिका को जवाब देना हो। हम आतंकवादियों को हर जगह मारेंगे। एयरपोर्ट पर मिलेंगे, वहां मारेंगे। बाथरूम में होंगे तो वहां पर मार देंगे। सवाल यही खत्म होता है, हमारे नजदीक कौन आ रहा है? नेटो, उसके मिलिट्री बेस, हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। क्या वो हमारी सुन रहे हैं? इस सवाल पर कोई चर्चा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा एक ही जवाब होता है, ये आपका मुद्दा नहीं है। हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होता है। हम भी ऐसा ही करेंगे। हम पर क्यों रोक लगा रहे हैं? बात आती है रूस की सुरक्षा की, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी भिड़ सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर अमेरिका। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान के घोटालों की राजदार फराह खान ने दुबई पहुंचते ही चुप्पी तोड़ दी है।
अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। फराह के एक ट्वीट ने पाकिस्तान में चंद घंटों के कप्तान की नींद हराम कर दी है। फराह खान इमरान एंड फैमिली की वो राजदार है जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान में विपक्ष ने बवाल खड़ा कर रखा है। महज 4 साल में अपनी दौलत को 4 गुना करने वाली फराह इमरान के चंगुल से फुर्र हो चुकी है। आज इमरान हर मुद्दे पर बोले, लेकिन फराह के लिए इमरान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फराह खान ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि कल इमरान खान की सरकार गिर सकती है? पूरी रिपोर्ट देखिए। अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा फराह गेट कमीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब आपका ट्रायल होगा। सवाल पूछते हैं बार बार फराह खान का। फराह खान कौन है? आपके उसी एमपीए की बहू है। मेक नो मिस्टेक, बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फराह चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अभी तो फराह भागी है, अभी फराह की बेस्ट फ्रेंड भागेगी और फिर फराह की बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड भागेगा जो इस वक्त आइन शिकन है। और इल्जाम लगाने वाले खुद सजा याफ्ता लोग हैं। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से हर जुबान पर केवल फराह और फराह का नाम है। फराह शहजादी, फराह गुजर, फराह भाग गई, फराह फरार हो गई, फराह दुबई चली गई, फराह इमरान की बीवी बुशरा की फर्स्ट लेडी थी, फराह ही इमरान का 2 नंबर वाला पूरा मैनेजमेंट देखती है। फराह भागी नहीं, इमरान ने भगाया है। ये सब पाकिस्तान की हेडलाइंस हैं। पाकिस्तान में दिन रात केवल फराह फराह हो रहा है। इमरान के गिरेबां को पकड़ना है तो फराह को पकड़ना पड़ेगा, इस बात पर डिबेट हो रही है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड वुमेन ने कुछ घंटों पहले ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। फराह ने लिखा है, मैं अपने और अपने परिवार के ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करती हूँ। राजनीति में मेरा कोई दखल नहीं है। मैं सरकार का हिस्सा कभी नहीं रही। मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैंने और मेरे पति ने अपने कारोबार के बारे में बताया है। कृपया मुझे लेकर अफवाह न फैलाएं। आपको बताएंगे, खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान ने खुद पर लगे तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। सियासत से ताल्लुक है, ना ही कभी सरकारी मामलात में मुदाखलत की है, ये कहना है फराह खान का। उन्होंने कहा, मेरे किरदार पर गलीज कीचड़ उछालने वालों की अपनी भी बहन बेटियां हैं और मेरे बिजनेस के बारे में मेरे शौहर पहले ही वजाहत दे चुके हैं, ये कहना है फराह खान का। उन्होंने कहा, जिन लोगों को मेरे साथ मंसूब किया गया वो भी इसकी तरदीद कर चुके हैं। इमरान की छुट्टी के पहले खुद मुल्क छोड़कर दुबई फरार हो चुकी फराह खान अब खुद को बेकसूर बता रही है। फराह का पति भी टीवी चैनल्स पर दहाड़े मार मार कर रो रहा है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। खुदा, यानी आप देखें फिगर्स दे रहे हैं वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, ठीक है, और उन लोगों के मुताल्लिक बातें कर रहे हैं जिनको किसी भी जगह पे, हमारी 50 साल उम्र है, किसी जगह पे हमें कोई सजा नहीं हुई कभी, और इल्जाम लगाने वाले खुद सजा याफ्ता लोग हैं। अब आप देखें कितनी गवर्नमेंट की है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, कितने सीजन वो बंदे हैं। क्या उनको जेब देता है कि एक लड़की के बरस तोलते फिरें? क्या उनको जेब देता है कि वो इस तरह के लोगों को प्रमोट करें जो एक बच्ची के जूते देख के उनके कह रहे हैं इतने करोड़ों का इसने जूता पहना हो? इनकी पार्टी ये काम कर रही है। मुझे तो अफसोस है, मैं इतना अर्सा रहा हूँ इस पार्टी का, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ अपने जिले का, मैं चेयरमैन जिला काउंसिल रहा हूँ बचपन में। मैंने तो खुद अपनी मर्जी से सियासत छोड़ी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मियां शरीफ की औलाद और बेगम कुलसूम नवाज की औलाद इस तरह के हथकंडों के शिकार हो जाएंगे। वो ऐसे लोगों के हाथों में खेलेंगे जो उनको ये सबक दें। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को इन्हें रोकना चाहिए। उनके खानदान को कहाँ लेके जा रहे हैं? और क्या इन लोगों के हाथ में बौगदार देनी है कौम की आपने? बीबी देश छोड़कर भाग गई है
और पति टीवी पर बैठकर आंसू बहा रहा है। पति पत्नी ने इमरान और बुशरा के साथ मिलकर क्या खेल किया है, कितनी दौलत कमाई है, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इमरान की पार्टी के नेता शाहबाज गिल को सुनिए। कल तक इमरान फराह को बुशरा की सहेली बताते नहीं थक रहे थे। आज जब फराह पर सवाल है तो कौन फराह? वही जो अपोजिशन पार्टी के नेता की बहू है होने लगा है। सवाल पूछते हैं बार बार फराह खान का। फराह खान कौन है? आपके उसी एमपीए की बहू है जिसने कल करारदाद पेश की है आपके बेटे को जाली वज़ीर आला बनाने की। तो जवाब तो आप लोगों ने देना है। अगर कोई आपकी पार्टी से है तो उसका जवाब आपने देना, हमने नहीं देना। हाँ, हम किसी करप्शन में मुलव्वस हैं या हमारा कोई शख्स मुलव्वस है, जरूर नैब में लेके जाएं। हम बड़े खुश होंगे अगर उसकी करप्शन पकड़ी जाएगी और वो अंदर होगा तो हम जैसे पूरी कौम खुश होगी हम भी होंगे। इमरान कल तक अपनी बीवी और उसके दोस्त के चरित्र हनन की बातें कर रहे थे, लेकिन अब इमरान के साथ ही कौन फराह, हमारा फराह से कोई नाता नहीं है जैसी बातें करने लगे हैं। पाकिस्तान भले ही कर्ज में डूबा है, लेकिन इमरान और इमरान के साथ ही फुल मालामाल है। पाकिस्तान में फराह पर पीटीआई से अब सवाल पूछना भी मना है। कल इस्लामाबाद में फराह के सवाल पर फवाद के भाई फैजल ने वकील को पीटा था। दूसरी तरफ लंदन में फरार बोगी के सवाल पर इमरान की विदेशी मामलों के सलाहकार सैयद तारिक मोहम्मद हसन दुनिया मीडिया ग्रुप के रिपोर्टर अजहर जावेद से भिड़ गए। जो चंद ही सालों में 4 गुना उनके सासे भी बढ़े, 1.5 करोड़ रुपए के उन्होंने बैग रखे और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उस करप्शन के ताने बाने बनी गाला तक भी पहुंचते हैं। डीसीओ 3 करोड़ पे लगता रहा, SHO लगता रहा। ये तो अब खुल के चीज़ें आ गई। तो इमरान खान साहब को आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी, जबकि उनके घर में करप्शन का एक पूरा बाजार गर्म था? काइंडली इस पे जरा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। अजहर साहब, चूंकि आपका एक नुक्ता नजर है बड़ा क्लियर सा, और आज कल आपका नुक्ता नजर सब जानते हैं। ये मेरा नुक्ता नजर है, ये मुझे आप देखें, ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, नुक्ता नजर है, मेरे पास भी आपका नुक्ता नजर है। फिर आप पर्सनल अटैक ना करें। नहीं, मैं जवाब नहीं, आप पहले माफी मांगे। आपने कहा एक नुक्ता नजर है मेरा, आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। नहीं, नुक्ता नजर, ये आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप फवाद चौधरी वाली बात कर रहे हैं। ये अल्फाज वापस ले अपने पास। नहीं, इनसे अल्फाज आप, मैं कमर साहब आपसे तवक्को करता हूँ कि आप इनको के अल्फाज वापस लें। नहीं, आपसे माफी क्यों मांगे? नहीं, जवाब सुन ले, इसके बाद बात कर लेंगे। आप नुक्ता नजर वाली बात पहले वापस लें। नहीं, आपका एक ये वो चीजें हैं जो ओपन है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई चीज मिली नहीं उनको, उनकी बेगम के हवाले से कोई चीज मिली नहीं, तो लिहाजा फराह का नाम यूज करके बात की जा रही है। इतनी बात करें ना, नुक्ता नजर वाली बात ना करें। इसमें कोई हकीकत बड़ी नहीं मेहरबानी। पाकिस्तान से लंदन तक फराह के सवाल पर पीटीआई ऐसे तिलमिला रही है जैसे ताजे जख्म पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। करप्शन फीन फराह को लेकर एक और खबर पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है। पाकिस्तान में इमरान की नाक के नीचे फराह क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, सब कुछ इमरान को पता है। पूरा प्लान बनीगाला से सेट था। इसलिए अब जब फराह फरार है तो इमरान बनीगाला में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि आखिरी बॉल पर आउट होने से पहले कहीं कप्तान भी फ्लाइट न पकड़ ले। मुंबई में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने शरद पवार के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी इतने गुस्से में थे कि वो शरद पवार के घर सिल्वर ओक के अंदर घुस जाते। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़कर प्रदर्शन रोकने की अपील करनी पड़ी। सुप्रिया सुले ने ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की बात सुने जाने की बात कही, उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही, लेकिन कर्मचारी हंगामा करते रहे। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी राज्य सरकार के तहत लाकर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले ही आज पवार के घर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस हंगामे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से फोन पर बात की और उनका हाल जाना। सीएम ठाकरे ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से पवार के घर की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश भी दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री दिलीप वत्स पाटिल और आदित्य ठाकरे शरद पवार से उनके घर जाकर मिले। पाटिल ने कहा कि पवार के घर के बाहर प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत था। 5 महीने काय केलं मॅडम, 5 महीने काय केलं, 5 महीने मॅडम आमचा हक्क मागतोय आम्ही। अहो मॅडम 5 महीने काय केलं मॅडम, 5 महीने काय केलं, 5 महीने मॅडम आमचा हक्क मागतोय। अहो मॅडम 5 महीने काय केलं मॅडम, 5 महीने। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुंबई में जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पहुंच गए शरद पवार के घर सिल्वर ओक के सामने। अब देखिए किस तरह से जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले हाथ जोड़ जोड़कर वहां लोगों से निवेदन कर रही है कि वो यहां से चले जाएं। और ये आप देखिए किस तरह से शरद पवार के घर पर चप्पल, ईंट और पत्थर चलने लगे। गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश वहां पर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने की। और जो नेम प्लेट लगी है घर के बाहर दरवाजे पर, उसे तोड़ने की कोशिश वहां पर हुई। नेम प्लेट पर चप्पलें मारी गई, गेट तोड़ने की कोशिश हुई, घर में अंदर घुस जाने की कोशिशें भी वहां हुई। तो ये मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में आज स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। सुप्रिया सुले जो बेटी हैं शरद पवार की, उन्हें बाहर आकर हाथ जोड़कर इन लोगों को, इन कर्मचारियों को मनाना पड़ा। और मुंबई में जब शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, उसी वक्त इंडिया टीवी संवाददाता सचिन चौधरी मौके पर पहुंचे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। सिल्वर ओक शरद पवार का निवास स्थान है और आंदोलन कर्मचारी जो है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेके जा रही है। ये अचानक से घुस गए थे शरद पवार के घर। एसटी के कर्मचारी है राज्य स्टेट परिवहन विभाग के, और इनका ये मांग है कि इनकी नौकरियां जो है स्थायी रूप से कर दी जाए, उनका विलीनीकरण किया जाए, लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार तैयार नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 22 अप्रैल तक जो है सभी कर्मचारियों को काम पर लौटना है और सरकार इनके ऊपर तब तक कोई कार्रवाई न करे। लेकिन इन कार्यकर्ताओं में, इन एसटी के कर्मचारियों में इतना रोष है कि ये अचानक से सिल्वर ओक यहाँ पर घुस गए और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ पर अब किया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो मुख्य गेट है जो सिल्वर ओक की तरफ ऊपर जाता है, वहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अब पुलिस जो है कर्मचारियों को हिरासत में ले रही है, उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जा रही है। बहरहाल पुलिस ने अब यहाँ पर भारी बंदोबस्त तैनात किया है। घोषणाबाजी लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, लगातार वो घोषणाबाजी कर रहे हैं। अब एनसीपी के कार्यकर्ता भी जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं शरद पवार के समर्थन में। जिस तरह से कार्यकर्ता उनके खिलाफ घोषणाबाजी कर रहे थे, अब एनसीपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। गोरखपुर वाले मुर्तजा के बारे में नया खुलासा हुआ है। दरअसल मुर्तजा ने जो किया उसके पीछे आईएसआईएस में काम करने वाली लड़कियां थी, जो कोई सीरिया में रहती थी, कोई फिलीपींस में। वो मुर्तजा के मोबाइल पर फोन करती थी, उससे पैसे मांगती थी। ये बातें उसकी व्हाट्सएप चैट और मेल से पता चली हैं। पुलिस ने मुर्तजा के सारे मोबाइल को खंगाल लिया है और ये कौन लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान में किसी को भी फोन कर देती हैं, झांसा देती हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करती हैं। बहुत ही सावधान करने वाली खबर है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हेलो, फोन की एक घंटी, फोन की एक आवाज, जो फंस गया वो बर्बाद हो गया। मुर्तजा के मोबाइल पर भी ऐसा ही एक फोन आया। मेल बॉक्स में एक वॉइस मेल, एक मदहोश करने वाली आवाज, मेल पर एक खूबसूरत और दिलकश चेहरा।
यही वो चैप्टर है जहां से मुर्तजा के आतंक फैलाने वाली कहानी शुरू हुई। यहीं से मुर्तजा की जिंदगी में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईसिस की एंट्री हुई। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहादी मुर्तजा अब्बासी बन गया। मुर्तजा आईसिस के बिछाए हुस्न के जाल में फंस गया। पे चढ़े 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। गोरखपुर हमले को लेकर के मुर्तजा अब्बासी से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगता है कि ISIS का सबसे पहला जिक्र मुर्तजा अब्बासी के सामने एक ईमेल के जरिए आया और ये ईमेल किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि एक लड़की ने किया था। और उसके बाद वो लड़की ISIS की बातों को लेकर के मुर्तजा अब्बासी के सीधे संपर्क में आ गई। सवाल तब उठने लगा जब मुर्तजा अब्बासी भी उससे बातचीत करने लगा और इसके बाद जब पुलिस को इस पूरी कड़ियों के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच को बेहद संवेदनशील तरीके से और गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। ISIS के इस विश कन्या ने कैसे अपने हुस्न के जहर से मुर्तजा अब्बासी का ब्रेन वॉश किया, उसकी पूरी कहानी हमें पता चली है। ISIS कैंप से जुड़ी इस लड़की ने मुर्तजा को मेल किया। मेल के साथ ही दहशत फैलाने का खेल शुरू हो गया। लड़की ने अपनी फोटो मुर्तजा को भेजी, जिसके बाद मुर्तजा उसके जाल में फंस गया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुर्तजा से भारत आकर मिलने का वादा तक कर दिया। हमें ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को फ्यूचर देते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आया, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने कहाँ पर अपने घर बताया, 7 पार्क रोड, 7 पार्क आगे आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्चेंडाइज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद सकते हैं। यूपी ATS को पूछताछ के दौरान मुर्तजा अब्बासी ने बताया कि वो लड़की उसे ईमेल पर जो भी बात किया करती थी वो मुर्तजा अब्बासी को बेहद पसंद आती थी। इस्लाम को लेकर के उस लड़की का रुख और बातचीत मुर्तजा अब्बासी को बेहद प्रभावित करता था। बातचीत का आलम इस तरीके से बढ़ने लगा कि मुर्तजा अब्बासी की उस लड़की से दोस्ती तक हो गई थी और भारत आकर के उस लड़की ने मुर्तजा अब्बासी से मिलने तक का वादा किया था और इस दौरान ईमेल पर उस लड़की ने अपनी फोटो तक भेजी थी। आलम यह हुआ कि मुर्तजा अब्बासी ने उसको जरूरत से ज्यादा पैसे भी उसके अकाउंट में भेजने शुरू कर दिए और यहीं से सिलसिला शुरू होता है मुर्तजा अब्बासी और ISIS के नेक्सस का। मुर्तजा ने लड़की को 40,000 रुपए भी भेजे, एक बार नहीं, लड़की के बताए अकाउंट में मुर्तजा ने कई बार पैसे ट्रांसफर किए। 3 बार पैसे भेजने की बात उसने ATS के सामने कबूली। इसी तरह से मुर्तजा आतंकियों के संपर्क में आया था, ISIS में जाने की तैयारी भी कर रहा था। ATS को यह भी जानकारी मिली है कि ISIS में जाने का उसने पूरा प्लान बना लिया था और वो नेपाल के रास्ते सीरिया जाने वाला भी था। लेकिन उससे पहले ही मुर्तजा की असलियत सामने आ गई है जब उसने गोरखनाथ मंदिर में दराती से पुलिस वालों को हमला कर घायल कर दिया।
समाज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितना ज़्यादा अलार्मिंग ट्रेंड है ये कि IIT पढ़ चुका एक लड़का, लाखों रुपए की नौकरी करने वाला लड़का सीरिया में जाकर के ISIS के लिए युद्ध करना चाहता है। अगर हम आपसे बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ आज से नहीं चल रहा है। सिमी उसका उदाहरण है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी के नाम से जाना जाता है, तो छात्रों को ही तो निशाना बनाया जा रहा है। उन्हीं का तो ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं ये लोग। ये अवैध धर्मांतरण जो कराते हैं, ये किसका ब्रेन वॉश करते हैं? ये ISIS वाले किसका ब्रेन वॉश करते हैं? पढ़े लिखे लोगों को। ट्रेड सेंटर किसने उड़ाया था? वो बच्चे पायलट थे, उनको ब्रेन वॉश करके ही तो इतना बड़ा आतंकी हमला किया था। तो उस हमलों को नाकाम करने का काम हमारी एजेंसियां कर रही हैं। तो इससे मान लेना चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क और मुस्तैद हैं कि देश के लोग और प्रदेश के लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, और ऐसे लोगों को जो उनका ठिकाना है वहां पर पहुंचाने का काम हमारी एजेंसियां कर रही हैं। किसी तरह की कोई भी हमें संदेह नहीं है। अपनी एजेंसियां हमारी लगातार ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम कर रही हैं। जो दुर्दांत अपराधी हैं या दुर्दांत आतंकी हैं, उनको मारने का काम कर रही है। पुलिस मुर्तजा के ISIS लिंक की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मुर्तजा ने गोरखपुर में हमला किया था, उसका तरीका भी आईसिस के आतंकियों जैसा ही है। आरोपी मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ISIS के आतंकी के हाथ में वैसा ही धारदार हथियार दिख रहा है जैसा मुर्तजा ने हाथ में लिया है। 25 मार्च को IS इंडिया नाम के संगठन की ओर से जारी किया गया वीडियो भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मुर्तजा को ISIS ने वुल्फ अटैक के लिए मोहरा बनाया था। 4 मिनट का यह वीडियो 25 मार्च को टेलीग्राम पर जारी किया गया था। इसमें मौजूद नकाबपोश 4 आतंकियों को भारत में ही ISIS का स्लीपर सेल बताया जा रहा है। गोरखपुर हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी से लगातार UP ATS, STF और अन्य एजेंसीज की पूछताछ जारी है। पूछताछ में जानने की कोशिश की जा रही है कि मुर्तजा अब्बासी ने इतना बड़ा हमला किया तो उसके पीछे असल वजह क्या थी। इसी कड़ी में मुर्तजा अब्बासी के पिता के साथ भी पूछताछ की है UP ATS ने लखनऊ के मुख्यालय में, और मुर्तजा अब्बासी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को साझा किया है मुर्तजा के पिता ने UP ATS के साथ। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी अब UP ATS डॉक्टर्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के पैनल के साथ कराएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मुर्तजा अब्बासी के पिता का जो दावा है मुर्तजा अब्बासी को लेकर के कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसके पीछे असल वजह क्या है। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने ये भी आ रही है कि मुर्तजा अब्बासी के पास जिस तरीके के लिटरेचर बरामद हुए, जिस तरीके के जिहादी साहित्य बरामद हुए, और जो वीडियोस वो लगातार देख रहा था इंटरनेट पर, जो सर्चेस कर रहा था, और गल्फ कंट्रीज में उसके अकाउंट से जो पैसे जारी किए गए थे, और उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि पूछताछ में उसने ये तक कहा है कि वो सीरिया जा करके ISIS के लिए युद्ध करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा पाया। इसको लेकर के मुर्तजा अब्बासी खासा दुखी था। आरोपी मुर्तजा के हर लिंक को तलाशा जा रहा है। मुंबई में उसके पिता के एक फ्लैट का पता चला है, जिसके बाद मुर्तजा के पिता को भी UP ATS ने तलब किया है, और मुंबई पुलिस से भी जानकारी जुटाई जा रही है। उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करने का काम चालू है। वैसे अभी CID है, STF है, वो भी इंक्वायरी, पैरेलल इंक्वायरी सभी कर रहे हैं। उसके किसी के साथ कोई संबंध है, कोई दोस्त है, उसको कौन कौन मिलने आते थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। UP STF से आप लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जो उनको सामग्री है, जांच की जो इन्फॉर्मेशन है, एविडेंसेस है, वो उनको मुहैया करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, UP STF के हैं ऑफिसर्स कांटेक्ट में हैं। उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको कन्वे कर रहे हैं, हम यहाँ से गैदरिंग करके दे रहे हैं। 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो ये परिवार यहाँ पर मुस्लिम खान नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने ये अपना फ्लैट 200A किराए पर दिया, और किराए पर देने के बाद यहाँ से ये पूरा परिवार गोरखपुर शिफ्ट हो गया, और गोरखपुर से 2 साल तक इनका कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन आखिरी बार 28 मार्च को मुनीर, जो मुर्तजा के पिता हैं, वो यहाँ पर आए, यानी गोरखपुर पुलिस वालों पर हमला होने के कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले मुनीर यहाँ पर आए। इन्होंने मुस्लिम खान से मुलाकात की। दुरानी नाम के जो एक उनके मित्र हैं, इसी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके घर पे वो रुके, और मुस्लिम खान को कहा कि ये फ्लैट उन्हें बेचना है और वो ये फ्लैट खाली कर दें। यानी कि हमले के कुछ दिन पहले मुनीर खान का यहाँ पर आना और फ्लैट को खाली करवाना, फ्लैट को बेचने की बात करना, और मुनीर खान का यहाँ से चले जाना, उसके बाद गोरखपुर में हमला होना। क्या ये सब एक कनेक्शन के तौर पर जुड़ रहा है? इस बात की तफ्तीश UP STF कर रही है। हनी ट्रैप का मुर्तजा शिकार हुआ। मुर्तजा नसीहत है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के जरिए अनजान लोगों से दोस्ती करने से गुरेज नहीं करते और बहक जाते हैं। मुर्तजा ISIS के बिछाए हनी ट्रैप का कोई नया केस नहीं है।
इससे पहले भी आईएसआईएस की लेडी ब्रिगेड ने कई नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 2018 में फिलीपींस में गिरफ्तार हुई थी बगदादी की विषकन्या, जिसने अपने हुस्न के जाल से कई नौजवानों को फंसाया और आतंकवादी बनाया। भोली भाली सूरत वाली इस महिला आतंकी का नाम कैरन एजा हामिदन था, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा शैतानी दिमाग जो अपनी खौफनाक सोच से सोशल मीडिया के जरिए भारत के भोले भाले युवकों को अपना शिकार बनाती थी। आतंकी नेटवर्क आईसिस के खतरनाक जाल में फंसाती थी, लेकिन इसे फिलीपींस पुलिस ने मनीला से गिरफ्तार कर लिया था। कैरन एजा हामिदन वो महिला आतंकी है जिसने इंडियन ऑयल के अधिकारी रहे मोहम्मद सिराजुद्दीन को सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाकर आईसिस का आतंकी बना दिया था। बताया जाता है कैरन एजा हामिदन ने फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समेत कई अकाउंट बना रखे थे। उसके टारगेट पर भारतीय युवा होते थे। सिर्फ आतंकी ही नहीं, अपने दुश्मन का राज जानने के लिए भी कई देशों की एजेंसियां भी हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।